न्यूक्लियस होता है। ठीक, चलो बेटा एक बात सुनो आप लोग, ये बच्चे कह रहे हैं 15 न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस सेम होता है, ठीक है। चलो भाई समझ लें, सब बच्चों को आने से पहले आए बच्चों का इंतजाम, ठीक है। चलो बेटा आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो एक बार आप लोग जल्दी से पुराना चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, और अगर कोई भी डाउट है, अभी भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कौन सा 22 से पहले, ठीक है। और बताओ चलो एक बार आप लोग सिंपल चालू समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे नए चैप्टर की तरफ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ सर जो आप पे डाउट लग रहे हैं आप मुझसे पूछ सकते हो आराम से, पीछे के डाउट भी पूछ सकते हो जो पढ़ा दिया है आपको। जैसे अभी कुछ डाउट है, जैसे आपका डाउट है, एक सुनो तुम्हारा नाम क्या है, सुनो आप सुन लो डाउट। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया नमस्ते 22 से पहले ये तो पूछ रही हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा आप लोग याद रखो, सिंपल भाषा में बिल्कुल टू हेड, हेलो टू हेड ध्यान रहेगा। जब ये वर्टिकल कॉलम से जुड़ती है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया था, जैसे कोई लिस्ट है मान लिया,
आप बताओ अगली ये स्टर्नम जुड़ी है, ये क्या है, मान लो स्टर्नम है, क्या है, और पीछे जो वर्टिकल कॉलम जुड़ेगी तो ये ऐसी हो जाएगी, ऐसे। अब ये क्या है, वर्टिकल कॉलम। तो आप लोग बताओ इसमें क्या दो हेड नहीं हो गए? इस कंडीशन को बोलते हैं बाई से पहले, ठीक है, दो हेड होना बस सिर्फ का, उसको बोलते हैं बाई से पहले, ठीक है, कंडीशन को। ये समझ गए आप लोग बाई से पहले? बेटा बोलो मत आप लोग। चलो दूसरा कंडीशन समझते हैं। दूसरा एक बच्चे ने पूछा है, एक ने कैसे नहीं पूछा है, सीलिया फ्लैजेला और सेंटर का अरेंजमेंट ना, ठीक है, वो समझ लो। इसके बाद आप लोग बेटा बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग, बोलो मतलब। और कुछ टेक्नोलॉजी बच्चों को कन्फ्यूज कर रही है, वो समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग नेजर टेस्ट करेंगे, ठीक है, वो समझो आप लोग, आप समझो। ये देखो, एक मैंने आपसे कहा था साइटोस्केलेटन में एक पार्ट होता है सीलिया एंड फ्लैजेला, हम लोग पढ़ते हैं, उसका अरेंजमेंट कुछ बच्चों को कन्फ्यूज कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सीलिया और फ्लैजेला देखो, मैंने कहा था यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है 9+2। क्या होता है? ऐसे अगर हम बनाएं तो ये मान लिया एक सर्कल है, इसमें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होंगे? 9। सीलिया फ्लैजेला कितने होंगे? ये डबल लाइन बन गया ना, चलो बताओ ऐसे। ये बताओ मैंने कितने बनाए? 9। और जो ये वाले होते हैं ये सेंटर में, ये कितने होते हैं? 2। लेकिन ये सिंगलेट होते हैं, कैसे होते हैं? सिंगल। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो होते हैं ये बोलते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और जो बीच में होते हैं क्या बोलते हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है बेटा। ये कितने होंगे? 9। कितने होंगे? लेकिन ये डबलेट होंगे, कैसे होंगे? डबलेट में है देखो। और ये कैसे होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? सिंगल। और मैंने आप लोगों से कहा था जो पेरिफेरल वाले जुड़े होते हैं वो जुड़े होते हैं लिंकर से, इसे बोलते हैं लिंकर। क्या बोलते हैं बेटा? और ये बताओ आप लोग, ये देखो, ये अगर 9 है और ये जुड़े होते हैं ऐसे ऐसे, इन्हें क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं? और इन्हें रेडियल स्पोक बोलते हैं। तो ये बताओ कितनी होंगी? 9 ही होंगी। मैंने कहा था ऑप्शन में या तो लिखा होगा 9+2 या लिखा होगा 18+2 हो सकता है, क्योंकि डबलेट में है ना। अगर आप काउंट करोगे तो सेंटर में कितने होंगे? 18, और वो पेरिफेरल होंगे 18 और सेंटर में कितने होंगे? 2। ये ऐसे लिखा होगा 9+2, लेकिन यहाँ लिखा होगा ये डबलेट होगा और ये कैसा होगा? सिंगलेट। बस इतना ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में पूरे को बोलते हैं स्ट्रक्चर को। और दूसरा सुनो, किसका दूसरा कौन सा है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में यही समझा दे रहा हूँ। इधर देखो, यहाँ देखो, जो आपका सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल वहाँ ये सेंटर जो पेरिफेरल वाले हो जाते हैं ट्रिपलेट, और ये वाले होते हैं एब्सेंट। तो इनका भी अरेंजमेंट होता है 9+0, लेकिन ट्रिपलेट होते हैं पेरिफेरल। तो वहाँ 27+0 भी हो सकता है, ठीक है। बस ये था तुम्हारा सीलिया फ्लैजेला और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट। आपको पता है मैंने कहा था जब ये सेंटर वाले एब्सेंट होंगे तो ये कार्ड व्हील करने लगेगा, इसे बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं? हब। और ये लगता है एज लाइक कार्ड व्हील, ठीक है, सेंट्रियोल। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है। 9+2 होता है सीलिया फ्लैजेला में और 9+0 होता है सेंट्रियोल में। सीलिया फ्लैजेला में 9 होते हैं, वो डबलेट होते हैं पेरिफेरल वाले, और सेंट्रल वाले कैसे होते हैं? सिंगल। और जो बेटा सीलिया और फ्लैजेला वो सॉरी सेंट्रियोल होता है, वहाँ ट्रिपलेट होते हैं 9 पेरिफेरल वाले, और 0 होते हैं बिल्कुल सेंटर वाले। ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। मैंने कहा था आपसे ये भी वो क्वेश्चन कर सकता है, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन देखा था, वहाँ लिखा था पता क्या? उसने 9+2 भी नहीं दिया था, उसने 18+2 भी नहीं दिया था, उसने पता क्या दिया था? वो बोला था टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लैजेला। अब बताओ कितना लगाओगे? अगर वो क्वेश्चन ये दे दे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लैजेला 20 से बताया इसने। 9 2 18, 18 वो हो गए पेरिफेरल वाले और 2 हो गए बीच में 20। तो वो कैसे भी क्वेश्चन देगा, आपको ये डायग्राम माइंड में है तो आप कर सकते हो। ऐसे अगर हम आपसे कहने लगे कि बताओ सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, कितने होते हैं? 27, क्योंकि पेरिफेरल में होते हैं, सेंट्रल एब्सेंट होते हैं।
तो आप समझ जाओगे ये बात। यानी कि मैंने साफ साफ बोला है बेटा, आप लोग कभी आराम से लिख लो, सीलिया और सिलाइला की बात होगी तो आप बोलोगे 9+2। ये होंगे कौन से, पेरिफेरल, ये होंगे सेंट्रल। ये होते हैं डबल में और ये होते हैं सिंगल में। अब आप लोग बताओ, अगर वो इसकी जगह पे ये लिख दे 18+2 तब भी सही रहेगा, या अभी एक मैंने क्वेश्चन देखा उसमें लिखा था 20 तब भी सही रहेगा, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमें नंबर बताना है खाली बस। अब वो ऐसे कह रहा है कि बताओ पेरिफेरल में कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, या तो 9 लिखा होगा डबल 8 या लिखा होगा 18। अगर वो कह रहा है बताओ सेंट्रल में कितने होते हैं, तो कितने होंगे 2। कैसे भी क्वेश्चन दे आप बता दोगे अगर आपको ये डायग्राम माइंड में है तो। कौन से दोस्त है? अगर देखो आप सुनो बेटा सुनो, अगर तुम्हारा मतलब है ये वाला भी लिखा हो ये वाला भी लिखा हो, ये ना, तो आप क्वेश्चन देके समझना। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा है कि बताओ अरेंजमेंट बताओ, तो आप लोग हमेशा प्रेफर करना 9+2, सही है। अगर वो ये कह रहा है कि सेंट्रल और पेरिफेरल का अरेंजमेंट बताओ, तो क्या बोलोगे 9+2। अगर वो ऐसे कह रहा है कि बताओ पेरिफेरल में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 18 हो जाएगा। सेंट्रल का पूछेगा तो 2 हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन देख के, ठीक है। हालांकि मैंने सब टाइप से बता दिया। ऐसे अगर वो कह रहा है सेंट्रियोल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आज तक आया इसी से आया बस। एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था, अच्छा क्वेश्चन था, उसमें पूछा था रेडियल स्पोक का नंबर बताओ। आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं, मतलब मैं क्या, जो बच्चों को पता हो वो नहीं होंगे। मैंने कहा जो सेंट्रल से पेरिफेरल को जोड़ता है उसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। अब जब ये 9 है तो 9 ही होंगे रेडियल स्पोक, हमें देखने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल। और इसका आंसर क्या होता 9। बहुत बच्चे कह रहे थे एनसीईआरटी से बाहर का, उसमें क्या बाहर है भाई। जब रेडियल स्पोक साफ साफ लिखे हैं, ज्वाइंट करते हैं सेंट्रल को पेरिफेरल से, तो 9 जब जगह है माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो 9 ही होंगे रेडियल स्पोक, ठीक है। अब अगर वो क्वेश्चन कर रहा है बेटा सेंट्रियोल से, तो आप लोग कैसे करोगे, देखो अगर वो कर रहा है सेंट्रियोल से तो आप लोग ध्यान रखना इसका होता है 9+0। तो ये होते हैं ट्रिपलेट और ये होते हैं सेंट्रल, लेकिन 0 होते हैं, कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे 27 का 0 भी कह सकता है वो, या टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे 27। अगर वो कहने लगे बताओ सेंट्रल में सेंट्रियोल में कितने होते हैं, तो आप बताओगे 0। कैसे भी क्वेश्चन करेगा, आपको डायग्राम माइंड में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो सब बच्चों को। अब एक ने पूछा है कुछ टर्म है, वो आपको एक बार बता दूं, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं एक चीज में, देखो वो आप लिख भी लेना, क्योंकि ये तो आपको मैंने बता दिया वो डिटेल में। देखो मैं सब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। पहला होता है, एक नाम होता है बेटा न्यूक्लियस। क्या होता है? एक नाम होता है न्यूक्लियोलस, एक नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है? और एक नाम होता है बेटा न्यूक्लियाई। इन्हीं में तो आप लोग कंफ्यूजन हो, इसी में हो ना, इन सब में हो। तो देखो यहाँ क्या क्या होगा, सुनो। आप लोग ये बताओ, मैं सबके बारे में लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग लिख भी लेना आराम से। ये 4 नाम एक कैसे लगते हैं हमें, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। बच्चे समझ नहीं पाते, सबको समझते हैं न्यूक्लियस ही लिखा है और सोच लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये बेटा टर्म अलग अलग है। देखो न्यूक्लियस का मतलब ये होता है जेनेटिक मटेरियल जहां होता है यूकैरियोटिक सेल में, जहां मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। मैंने क्या बोला, ये देखो यहाँ देखो बेटा, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। अब यूकैरियोटिक सेल में प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आपको पता है ना जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ दूसरी भाषा में कि जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए आरएनए, जेनेटिक मटेरियल विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और साथ में जेनेटिक मटेरियल है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ये काम क्या करता है, कंट्रोल ऑफ द सेल, सेल को कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। हाँ ऐसे मैंने बताया था कि 2 कंडीशन हो सकती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट और सिंगल न्यूक्लियस। बेसिकली सिंगल ही होता है, मल्टी न्यूक्लिएट बहुत कम कंडीशन होता है। जैसे मैंने कहा था एंडोस्पर्म किसका, कोकोनट का। दूसरा मैंने कहा था हाइफे फंगस का, वहाँ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन थी, यानी कि उसको बोलते हैं सिंसिटियम कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूक्लियस समझ गए। अब आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है
छोटा सा स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये पता क्या करता है, ये आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, इतना ध्यान रखना। मैंने क्या बोला बेटा, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। और इसका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए और साथ में लिख दो प्रोटीन। बस ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है इनसाइड न्यूक्लियस और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। हमें जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें दिख जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब तीसरा आता है बेटा, क्या आता है, न्यूक्लियोइड। क्या आता है, एक मिनट, तीसरा होता है न्यूक्लियोइड। ये क्या होता है, और चौथा क्या बताया था मैंने, न्यूक्लियाइड। यहां देखो आप लोग बेटा, न्यूक्लियाइड क्या होता है, न्यूक्लियाइड होता है कि जेनेटिक मटेरियल हो लेकिन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जैसे किसमें होता है बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल में। किसमें होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में, तो उसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल, सेल में होगा। और दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उस जगह को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यानी कि बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोइड, क्योंकि वहां मेम्ब्रेन कोई भी नहीं होती है जेनेटिक मटेरियल पे, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का पिल्यूलर नंबर, मतलब हम बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियाई। बस तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, मैनी न्यूक्लियाई, यहाँ से ये नहीं, मैनी न्यूक्लियस, अरे मोर देन वन न्यूक्लियस, मतलब ऐसे बोलो न्यूक्लियस का पिल्यूलर नंबर। पिल्यूलर नंबर को क्या बोलते हैं, बस समझ गए, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्लियर हुआ। अब आप लोग आराम से लिख लो, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन रहता है इन टर्मिनोलॉजी को, कहीं भी लिख लो किताब में। ये न्यूक्लियाई वहां लिखा होगा ना, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होगी, ठीक है, वहां लिखा होता है न्यूक्लियाई है। अब आप लोग ऐसे लिख सकते हो जिससे आपको ध्यान रहे, ठीक है। लिखो, और आप लोगों को बेटा ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। आप लोग सोचते हो सब कुछ एक ही है, एक ही नहीं, सब अलग अलग है। हाँ क्या है, क्या न्यूक्लियोलाई, ये कहाँ देखा था, क्या क्या होता है, और कहाँ देखा है, ये न्यूक्लियाई होगा, मैं देखूंगी कहाँ पे है बताओ, इधर बताओ, बताओ। कहाँ पे है बताओ, कहाँ है बताओ, अरे न्यूक्लियोलस बेटा, न्यूक्लियोलस का पिल्यूलर हो गया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का पिल्यूलर। यहाँ ब्रैकेट में नहीं, तुम देख रहे हो क्या लिखा है, सिंगुलर क्या है, न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस का पिल्यूलर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलाई, ठीक है। और जैसे न्यूक्लियस का पिल्यूलर क्या है, न्यूक्लियाई, ऐसे ही न्यूक्लियोलस का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलाई, ठीक है। चलो वही समझा रहा हूँ। और आपका परसों टेस्ट है, ध्यान रखना, सैटरडे को टेस्ट है आप लोगों का। देख लो, आराम से लिख लो, तरंग बात करते हैं।
लिख लिया। चलो एक और डॉट आप लोगों का है वो भी डिले कर दे रहा हूँ, और भी बच्चे तो बताना मुझे, ठीक है, जैसे डॉट जितने भी हों। मतलब आप लोग पढ़ोगे तो बायोलॉजी में आप लोग एक बांध के रखो पूरी बायोलॉजी को, कि अगर कहीं भी आपको कोई डॉट लग रहा है तो मुझसे पूछ लो, मैं सब बच्चों को बता दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो डॉट लगा होगा सभी बच्चे को होते हैं। जैसे आज ये पता लग गया आप लोग एक साथ, वरना आप लोग अलग पढ़ते हो और अलग भूल जाते हो। तो ऐसी चीज़ अगर आपको लग रहा है कोई भी चीज़ ऐसी है जो हम लोग कन्फ्यूज कर रही बार बार, तो आप पूछा करो, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं भाई कोई आपको तुरंत ही कहूँगा कि यार ये तुमने क्यों पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और आप लोग पूछोगे नहीं तो फिर कैसे आपको काम चलेगा, तो आप फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। चलो एक नाम आता है, देख लिया। चलो और बताऊं बेटा आपको, इधर आओ, ये लिख लिया आप लोगों ने। सेकंड लगाओ, एक नाम आता है, एक ये पूछ रही है, एक होता है सेंट्रोसोम, क्या होता है बच्चों, और एक होता है सेंट्रोमियर। अच्छा एक सेंट्रियोल भी होता है, सेंट्रियोल, और एक होता है काइनेटोकोर। चलो सब बता देना, सुनो ध्यान से, और कुछ बताओ, चलो बताएं, सुनो यहाँ पे। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये एक ऑर्गेनेल्स होता है, क्या होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, जो दो सेंट्रियोल के परपेंडिकुलर मिलने से बनता है। मैंने क्या बोला, दो सेंट्रियोल के परपेंडिकुलर मिलने से बनता है एक सेंट्रोसोम। इसका काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना, एक ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्लियर। तो मैं क्या बोलूँ, सेंट्रोसोम में जब दो सेंट्रियोल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, सही है, लगे हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। इसका फंक्शन क्या होगा बेटा, मैंने क्या बोला अभी, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। समझ गए बात, ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। कौन, हाँ बताओ। माइक्रोट्यूब्यूल्स तो एक टाइप का स्केलेटन टाइप का समझ लो, नहीं है समझ में। माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल बनता है, और सेंट्रियोल जब परपेंडिकुलर जुड़ जाते हैं तो सेंट्रोसोम बना लेते हैं बस। माइक्रोफिलामेंट तो साइटोस्केलेटन का पार्ट है, जो छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे हमारे ऑर्गन जुड़े होते हैं, ऑर्गन सारे अंदर के, वो नहीं माइक्रो, वो क्या माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, बस धागेनुमा स्ट्रक्चर। सुनो अभी सुनो पहले बेटा, अभी मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल का अरेंजमेंट, तो ऐसे बोल सकते हो सेंट्रियोल के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और जब दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। और ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर। जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर। समझ गए बात सब लोग। तो मैंने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, चाहे भी लिखो, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये होगा कहाँ बेटा, साइटोप्लाज्म में, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सेकंड आता है सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल तो समझ गए ना आप लोग, सेंट्रियोल का मतलब क्या मैं लिखूं बताओ, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, लिखो ऐसे, समझ जाओगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होते हैं, सेंट्रियोल, जो हमने पढ़ा नहीं था, पढ़ा था, तो मैं लिख रहा हूँ अरेंजमेंट, कितना था बताओ, 9 + 0, ये था किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल। अब यहाँ देखो, अभी समझ लो, देखते रहना, बात देना।
दूसरा आप लोग समझो सेंट्रोमियर क्या होता है। सेंट्रोमियर होता है जो दो सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ता है, उस जगह को बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रोमियर। सही है, जहां पे दो सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। तो मैं डायग्राम की तरफ समझा दूं आपको, और एक क्रोमेटिड भी होता है तो वो भी समझ में आ जाएगा। चलो तो आप लोग ऐसा करो, इसको ऐसे हटा दो, यहाँ पे ये लिख लिया आप लोगों ने, या भी लिख लेना, पहले मैं समझा दूंगा। एक बार सुनो, जैसे बेटा ये क्रोमोसोम है, क्या है ये क्रोमोसोम है, और मैंने कहा था पेयर में होंगे तो कैसे होंगे, ऐसे। ये पूरा समझ लो गाने, ऐसे क्रोमोसोम होते हैं। अब पूरा कहानी समझो, ये देखो ध्यान से। जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान समझना एक ही बार में, दोबारा नहीं सुनाऊंगा। होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद जो अब जो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, जो इन बार ये सेम क्रोमोसोम के क्रोमैटिड, इन्हें बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, अब क्रोमैटिड क्लियर हुआ, किसे बोलते हैं। और जो ये एक सेम क्रोमोसोम के, उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। दूसरी बात सुनो आप लोग, जहां ये क्रोमैटिड ज्वाइंट होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। और दूसरी बात सुनो, देखो अब एक क्रोमोसोम पे एक होता है सेंट्रोमियर और दो होते हैं काइनेटोकोर। कितने होते हैं, दो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये क्या है बताओ, काइनेटोकोर। अब आपको सर इनका काम क्या होता है, तो बेटा ये स्पिंडल फाइबर्स यहीं से अटैच होते हैं। क्या करता है ये, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ और एक बात और सुन लो, ये देखो, अगर ये वाला क्रोमैटिड है और ये क्या है, ये वाला, तो इनको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और ये बताओ ये क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं, डीएनए से। हो गया क्लियर। अब डीएनए जब प्रोटीन सा होता है उसको बोलते थे क्रोमैटिन। वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ, पहले ये आप लोग पढ़ लो एक बार, लिख लिया। लिखो, ऐसा करो आप लोग, ये लिख लो पहले, कहाँ गया, ये लिखो, फिर उसके बाद वो लिख लो। फिर मैं आपको वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ, डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, वो सब। हाँ क्रोमैटिन बोलते हैं। और जब हम पहुंचते हैं एस फेज के बाद, प्रोफेज के बाद, तो उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। मैं सब बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग शायद हो सकता है आप बोल गए हो। ये स्टार्टिंग में जो बच्चे आए थे उनको सब पता होगा, मैंने बहुत बेसिक बताया था चीजें जो बहुत स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं कि डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। सही है, ये सब बताया था, लेकिन फिर सुनवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग बेटा मुझे बताओगे तो एक पता लगेगा। अगर आप लोग सोचोगे कि ठीक है सर से क्यों बताएं, आप लोग बताया करो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी करती है आपको, मैं सिंपल वे में समझाऊंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा, लेकिन आप लोग उसका रिजल्ट दो, तैयार करो उस चीज को, ठीक है। और जो छोटी बातें हमें पता नहीं होती तो हम बड़ी गलतियां करते हैं, क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, गलत कर देते हैं क्वेश्चन करते। ये लिख लो, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ, ठीक। और किसी बच्चे को डाउट होता हो पूछ लेना उससे अभी भी। फिर हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो बता रहा हूँ, ये बता दूँ पहले। चलो ठीक है, एक बता देंगे, ठीक है। चलो पूछ लो आप।
पानी है किसी के पास? पानी देना, ठंडा पानी लेके आया, ठंडा पानी देना। और किसी को रिकॉर्ड नहीं है? आपको आपको बताओ। ये पानी की किया तो नहीं है? थोड़ा इसमें इलेक्ट्रोड डालता हूँ, ठीक है? अरे मेरा पता है क्या प्रॉब्लम हुआ आज ये बहुत बेकार हो गया इन्वर्टर, तो मुझे आज लगभग 1 लीटर पसीना निकल चुका है मेरा, पूरा साढ़े भीगा हुआ है पूरा। मैं चेक करके आया हूँ, दूसरा अंदर भीग गया, एक तो भीग गया था पहले, तो मैंने इलेक्ट्रो खरीद लिया, मैंने पानी कमी ना हो जाएगी बॉडी में। अभी गर्मी में पड़ रहा है, आपको खिलवाड़ मत किया करो। अगर ज्यादा पसीना निकल रहा है तुरंत इलेक्ट्रोल पी लो, वरना बेटा आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब इन्वर्टर लेकर मैं पढ़ाना था बच्चों को, तो क्या होगा, इतना पसीना निकला, एक बार मैं शर्ट चेंज सुबह दूसरी पहना था, फिर गया रूम पे नहाया, फिर आया, फिर ये भीगी हुई होगी। और आपको पता है बोलो मत, जब पसीना निकलता है तो हमारे सोडियम आयन निकलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और जब वो निकलते हैं तो आपका बीपी रो सकता है। और आपको पता है ज्यादा पसीना निकलता है तो आपको लगता होगा कि बहुत कमजोरी चल रही है, क्योंकि आपके आयन निकल जाते हैं, और आयन निकल जाएंगे तो आपका बीपी लो हो जाएगा, और बीपी लो होगे तो आप कंडीशन निकल जाएगी। इसलिए आपको सोडियम क्लोराइड से लेने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। खाली पानी पीने से कुछ नहीं होता है, अगर ज्यादा निकल रहा है तो। चलो ये बोलो मत, इसके बाद ये वाला करो। कहाँ गया? अरे ये है, ये लिखो, ये तो मैंने बुझा देना थोड़ा, ये वाले ये चलो ठीक है। और अभी गर्मी उस लेवल की पड़ रही है ना कि अगर पंखा नहीं तो आपका हालत खराब हो जाएगा। पंखे में आप और हमारे तरह का सिस्टम इतना बेकार हो गया है, लाइट को हम लोगों की तरफ, वो सुबह वो खोल लेते हैं, वो क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर, और शाम तक वैसे ही करते रहते हैं, पूरे दिन लाइट देते नहीं है। अभी लाइट आ रही है हमारी तरफ, प्रॉब्लम ये है। बेटा लिख लिया आप लोगों ने? देखो जल्दी से। फिर तुमने क्या पूछा था? नहीं ये तो पास में पहले क्या पूछा था? क्रोमैटिन क्रोमोसोम, समझ गए? चलो मैं एनाटॉमी इससे समझ रहा हूँ, चैप्टर से करके, ठीक है? देखो सुनो, एनाफेज जो होता है, एनाफेज का मतलब होता है सिंपल सा माइटोसिस। चलो लिख के दूंगा, हाँ भाई बता दो, मैं बता दे रहा हूँ उनको। ये सेल साइकिल सेल डिवीजन मेन समझने का क्या है तुम्हारा? एनाफेज तो है, टीलोफेज तो लगा दो, वही होता है, सेम होता है सबका, एनाफेज समझ में आता है।
तुम्हारे बाल भी लगा हुआ है? हाँ मुझे पता है। ये लिख लिया आप लोगों ने? हो गया कंप्लीट? चलो एक डाउट बच्चे का और है, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड, क्या डिफरेंस तीनों समझो। ये हटा दो। चलो देखो बेटा, एक नाम आता है तुम्हारा एनाफेज, क्या होता है? एक होता है एनाफेज, एक होता है एनाफेज फर्स्ट, क्या होता है? और एक होता है एनाफेज सेकंड। अब आप लोग एक बात सुनो मेरी ध्यान से, अगर एनाफेज फर्स्ट लिखा है और सेकंड लिखा है तो आप समझना वो क्या है? म्योसिस। क्या है? बात किसी कर रहा होगा वो? म्योसिस की। यानी कि यहाँ पे अगर एनाफेज फर्स्ट लिखा है सेकंड लिखा है, इसका मतलब वो बात कर रहा है किसकी? म्योसिस की, यानी कि म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड। और ये बात किसकी कर रहा है? ये बात समझ नहीं है आपको? बताओ। और अगर एनाफेज खाली लिखा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो? माइटोसिस की। अगर आप लोग इतनी बात समझ गए तो सब क्लियर है। देखो, जब आप लोग बताओ बेटा एनाफेज होता है माइटोसिस में, तो वहां क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि जो क्रोमैटिड डबल हुआ है वो क्या हो जाता है? सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन होता है, क्रोमैटिड क्या होते हैं? सेपरेट, यानी कि अलग हो जाते हैं। डबल हुआ है वो सिंगल हो गया बस। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं साफ साफ, यानी कि सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन एंड क्रोमैटिड क्या होते हैं बच्चों? सेपरेट। किसमें? एनाफेज में और माइटोसिस के। ठीक है, दूसरा आ जाओ। आप लोग बताओ म्योसिस फर्स्ट में क्या मैंने ये कहा था कि सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन होते हैं? नहीं, वहां पे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तभी तो म्योसिस फर्स्ट में सेल क्या होती है? हैप्लॉइड बन जाती है, क्योंकि क्रोमोसोम आते थे जाएंगे, जैसे 46 में 23 एक सेल में 23 एक सेल में। लेकिन क्या डबल अमाउंट हुआ? वो सॉरी, जो डबल हुआ था क्रोमैटिड वो आधा हुआ क्या? नहीं। आया समझ नहीं आया? हाँ, अब यहाँ पे जो क्या होगा पहले समझ लो, तो मैं डायग्राम समझा दूंगा अगर समझ नहीं आए तो। यहाँ रटो मत कोई चीज। यहाँ क्या होता है? सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन नहीं होता है। पहली बात तो ये लिखो, नो ब्रेकडाउन सेंट्रोमियर, पहली बात। और दूसरी बात आप लोग लिखो बेटा, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, तभी सेल हमारी हैप्लॉइड हो जाती है। नहीं समझ में? ये म्योसिस फर्स्ट की बात कर रहा है वो। अगर एनाफेज फर्स्ट लिखा है इसका मतलब क्या है? म्योसिस फर्स्ट। अगर एनाफेज सेकंड लिखा है इसका मतलब क्या है? म्योसिस सेकंड। अगर खाली एनाफेज लिखा है इसका मतलब क्या है? माइटोसिस। ये समझना आपको होगा, वो नहीं समझाएगा आपको। आपको ऑप्शन देख के समझना होगा कि अगर एनाफेज लिखा है इसका मतलब माइटोसिस की बात कर रहा है। अगर एनाफेज फर्स्ट लिखा है तो किसकी बात कर रहा है? म्योसिस फर्स्ट की। अगर एनाफेज सेकंड लिखा है किसकी बात कर रहा है? म्योसिस सेकंड की। और आपको ये मैं बहुत बार बताऊं, फिर सुनो बेटा, एक बार बताओ आप लोग, ये समझना खाली इतनी बात आप समझ गए तो समझ लो आपका सेल साइकिल सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। ध्यान सुनना, मैंने माइटोसिस में यह बताया था कि अगर जीवन फिर होता है, इसके बाद एस होता है, डीएनए बॉन्ड डबल होता है तो क्रोमैटिड डबल हो जाएंगे। बेटा मैंने पिछले डायग्राम बनाए थे, दो नहीं बनाए थे, दो क्रोमैटिड, वो डबल ही बॉन्ड था। अब आप लोग बताओ, जब वो एनाफेज में आएगा तो सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्रोमैटिड डबल हुए तो वो आधे हो जाएंगे, लेकिन नंबर तो उतना ही रहेगा ना। एक बात तक आप लोग समझो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ जाओगे आप लोग। मैं अगर ये बनाऊं क्रोमोसोम, बताओ ये कितना है? 1 पेयर। कितना है? अगर एस फेज से पहले क्रोमोसोम बन सकते तो वो ऐसे ही बनते, लेकिन वो बन नहीं सकते क्योंकि बनते कहाँ है? प्रोफेज में।
और तब तक डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में हो जाता है। ये बात समझे आप लोग। और क्रोमोसोम कहाँ बनते हैं? प्रोफेज में, जो कि एस फेज के बाद आता है। अगर सोचो एस फेज से पहले क्रोमोसोम बन सकते थे तो वो कैसे दिखते हैं हमें? ऐसे। अब देखो एस फेज में क्या होता है बताओ? डीएनए रेप्लिकेशन। और क्रोमोसोम कहाँ बनते हैं आगे? प्रोफेज में। तो वो हमें कैसे दिखेंगे? ऐसे। अब आप लोग बच्चों बताओ इसमें क्या हुआ? बस कितना डिफरेंस है तो ये भी वन पेयर, भाई दो ही तो है ये, लेकिन डिफरेंस बच्चों ये है कि इसमें क्रोमेटिड डबल है, यानी कि डीएनए अमाउंट यहाँ पे क्या हो गया? डबल। और ये कहानी किसके बाद की? क्रोमोसोम में दिखते हैं प्रोफेज में, और ये कहानी हो जाती है एस फेज में, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो जाता है? एस फेज में। अब सुनो आप लोग, अब माइटोसिस आप लोग को बताना बेटा, ये भी वन पेयर, ये भी वन पेयर। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, सेंट्रोमेर ब्रेकडाउन करके क्रोमेटिड आधा कर दूं, तो अब आप लोग बताओ दो सेल में देखो, ये देखो एक से दो बनती है, तो एक सेल में ये वाला क्रोमेटिड चला जाएगा, एक सेल में ये वाला चला जाएगा, एक सेल में ये वाला और एक सेल में ये वाला। आप लोग बताओ क्या ऐसे नहीं हो जाएंगे? और ऐसे हो जाएंगे तो नंबर सेम रहेगा नहीं रहेगा? दो से दो ही रहेगा। अगर कहो ये क्रोमेटिड देखना है तो कितने हैं? चार। ये दो सुनना है, चार हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? दो। क्रोमेटिड कितने हैं? चार। अब हम आधा करेंगे, दो दो भेज देंगे दोनों सेल में, नंबर सेम रहा, और जो हमने डबल किया था अमाउंट वो भी क्या हो गया? आधा आधा। ये समझ गए आप लोग? समझ गए? अब दूसरी बात सुनो, तो यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन एंड क्रोमेटिड सेपरेट। जो डबल हुए थे वो आधे आधे हो जाते हैं। देखो अगर मैं कहूं कि ये पेरेंटल सेल है तो इसमें बताओ क्रोमेटिड कितने? दो। क्रोमोसोम कितने? दो। यहाँ देखो क्रोमेटिड कितने? चार। और क्रोमोसोम कितने? दो। इसका मतलब ये क्रोमेटिड चार को दो दो कर देंगे बाद में। क्लियर हुआ इतना? अगर ये क्लियर हुआ इसका मतलब आपको माइटोसिस पूरा क्लियर हो गया। बस यही तो खेल है खाली माइटोसिस का, समझ गए? अब यहाँ जाओ एनाफेज फर्स्ट में। बच्चों यहाँ पे देखो क्या होता है, आप लोग एक बात बताओ मुझे, यही समझा दे रहा हूँ यहीं से। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन ना करूँ और मैं क्रोमोसोम सेपरेट कर दूँ, तो बताओ एक सेल के पास कितना जाएगा? एक सेल के पास कितना जाएगा? एक। तो बताओ सेल की हैप्लॉइड नहीं हो गई? अगर 46 होंगे तो कितने हो जाएंगे? 23। लेकिन ये बताओ मुझे खाली, क्या जो डीएनए अमाउंट डबल हुआ है क्रोमेटिड में, क्या वो आधा हुआ है? अभी नहीं हुआ है ना। अब देखो एनाफेज फर्स्ट में तभी तो सेल हैप्लॉइड हो जाती है, लेकिन डीएनए कंटेंट आधा नहीं होता है। इसीलिए एनाफेज में क्या होता है? नो ब्रेकडाउन सेंट्रोमियर बट होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। अब आपको समझ में आ गया? बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेल हैप्लॉइड हो जाती है, लेकिन डीएनए अमाउंट जो डबल है वो आधा तो करना पड़ेगा ना। किसी भी न्यूक्लियस में डीएनए हमेशा कितना रहेगा? उतना ही रहेगा, इतना होना चाहिए, डबल नहीं रह सकता। और डबल अभी है यहाँ पे, तुमने उससे क्या मतलब कि आधा क्रोमोसोम कर दिए, आधे आधे। अब देखो एक बात सुनो, मैंने जब आपको म्यूसिस सेकंड पढ़ाया था तो मैंने साफ साफ बताया था आप लोगों को कि म्यूसिस सेकंड एज लाइक माइटोसिस। क्यों बताया था? उसका रीजन क्या? देखो सेल हमारी हैप्लॉइड हो गई, हमें खाली डीएनए कंटेंट आधा करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें सेंट्रोमियर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और क्रोमेटिड क्या करने पड़ेंगे? सेपरेट। तो तुम सेम बात लिख लो, ये वाली बात यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा था एनाफेज सेकंड होता है एज लाइक माइटोसिस, यानी कि एनाफेज सेकंड एज लाइक क्या होता है? माइटोसिस। इसका मतलब बताओ सेम नहीं है क्या? क्योंकि तुम्हारा देखो यहाँ पे अभी सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ना क्रोमेटिड सेपरेट हुए, क्रोमोसोम सेपरेट हुए, तो सेल तो हैप्लॉइड हो गया, लेकिन अभी क्या डीएनए अमाउंट आधा हुआ है? नहीं। अब जब सेल म्यूसिस सेकंड में जाती है तो क्या बताओ दोबारा एस फेज होगा? नहीं, क्योंकि पहले से डीएनए अमाउंट डबल है, जो हमने यहाँ एस फेज में किया था। देखो तो अब तो हमें पहले से क्या हुआ है? सेल हैप्लॉइड है, खाली डीएनए सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन करके हमें क्रोमेटिड क्या करने पड़ेंगे? सेपरेट, आधे आधे, बस हो गया। ये होता है तुम्हारा म्यूसिस सेकंड। समझ गए? जिस बच्चे ने सेल साइकिल सेल डिवीजन का इतना पार्ट समझ लिया तो मुझे लगता है उसे माइटोसिस और म्यूसिस में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। खाली वो यही तो कंफ्यूज करते हैं आपको। मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ आपको, अगर समझ ना आया हो। बेटा देखो आपको पता है सीक्वेंशियल एक फेज होता है, जैसे बोलते हैं सेल साइकिल, G1 S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। आप लोग खुद बताओ बेटा, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे कि G1 फेज है,
अगर वहां पे मान लो ये क्रोमोसोम है, क्या है, एक क्रोमोसोम है, मैं एस पेज में क्या करूँ, इसका जो लंबाई इससे डबल कर दूं, कर दी डबल, ये नंबर तो एक ही रहेगा ना, नंबर तो नहीं रहा, खाली डबल तो हुआ, अमाउंट डबल हो गया। अब हम एनाफेज में जाएंगे तो हम ये मान लो सेंट्रोमियर है, यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे, आधा इस सेल में आधा इस सेल में, लेकिन अब देखो पहले इतना ही था, फिर से इतने इतने रहा, ऐसा नहीं आ रहा, पेन दे दो मुझे एक, वो दोनों पेन दो, दोनों को, अरे वो वाला दो। यहाँ देखो, देखो ऐसे आपको समझ में आएगा वो अच्छे से। ये मान लो आप जीवन पेज की कहानी है, एस पेज में मैंने क्या किया, ये मैंने डबल कर दिया। अब बताओ ये की तो है, ये खाली अमाउंट डबल हुआ है एस पेज में। अब मैं जाऊंगा एनाफेज में, इसको यहाँ से, अब देखो पहले कितना था, इतना था ना जीवन पेज में, अब मैंने यहाँ सेंटर में ब्रेक डाउन किया, एक सेल में भेज दिया, एक सेल में इतना भेज दिया, बताओ उतना ही नहीं रहा अमाउंट। और सेल भी तो क्रोमोसोम सेम रहे, नंबर सेम रहते हैं, और एक सेल तो कितने सेल बन जाते हैं। तो अब यहाँ समझो कहानी क्या थी, म्यूसिस में हमें सेल करनी पड़ती है हैप्लॉइड, क्या करनी पड़ती है, हैप्लॉइड। अब यहाँ कहानी क्या थी, देखो जीवन हुआ, एस में मैंने फिर डबल कर दिया, लेकिन डबल तो मैंने कर दिया, अब पेयरिंग करनी पड़ेगी, और देना एक और दो। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, मैंने एस पेज में फिर से डबल कर दिया, और ये मैंने बना दिया होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ क्या होगा, एनाफेज में फर्स्ट में ये डबल डबल अमाउंट है, देखो अभी सिंगल नहीं है। अब एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, वैसे होना चाहिए, अगर ये मान लो सेंटर में ब्रेकडाउन होते तो म्यूसिस फर्स्ट ही क्या रहता, फिर तो ये मैटर नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये सेपरेट हो गए। अब बताओ एक सेल के अंदर दो थे, अब कितने रह गए, एक एक, सेल हैप्लॉइड हो गया, सेल तो हैप्लॉइड हो गया ना। और जो काम मैं एस पेज में यहाँ कर रहा था डबल, वो तो अभी भी डबल है, देखो डबल नहीं है क्या। अब ये जाएगा कहानी कहाँ, मिल सेकंड में, और ये खाली इससे ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये इससे हो जाएंगे, और सेल कितने में जाएंगे, एक से चार, एक से दो पहले बने थे, दो से चार बाद में। अब देखो ऐसे ऐसे रह गए सिंगल सिंगल, जितने थे, तो क्रोमेट उतना ही रहा, लेकिन सेल का वो क्रोमोसोम क्या हो गए, आधे, क्योंकि एक से कितने बन गए, चार, चार सेल। ऐसा समझ में ये खेल होता है, अगर आपको ये समझ में आ गया, बस इतना ही खेल है। एनाफेज सेकंड एज लाइक माइटोसिस, यानी कि एनाफेज सेकंड में क्या होता है, सेंट्रोमियर का ब्रेकडाउन और क्रोमोसोम, तो वो क्रोमेटिड सेपरेट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सेंट्रोमियर का ब्रेकडाउन नहीं होता है, वहां क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तभी तो सेल बन जाता है हैप्लॉइड। एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई आपसे कहे कि बताओ यहाँ दो बार म्यूसिस फर्स्ट सेकंड क्यों हो रहा है, तो आप बोलोगे क्योंकि सर म्यूसिस फर्स्ट में सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन नहीं होता है, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं, जो एस पेज में डबल अमाउंट हुआ था, यहाँ क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, तो सेल हैप्लॉइड तो हो गया, लेकिन अभी डीएनए कंटेंट उसके अंदर क्या है, डबल, और उसको आधा करने के लिए क्या होता है, म्यूसिस सेकंड। समझे बात को पूरा, अब तो समझ गए, लिख लो ऐसे। और यहाँ जो मैंने ऐसे एरो मत बनाना, ये बात वहां लिख देना, रखें कहीं मेरे तरह शॉर्टकट खेलो। चलो लिखो, अगर ये कहानी समझ गए सब बच्चे, तो इसका मतलब ये है कि सेल साइकिल सेल डिविजन में यही तो खेल है बस खाली। म्यूसिस में एक सेल से कितने बनते हैं, चार, और माइटोसिस में कितने बनते हैं, एक से दो, ठीक है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, और म्यूसिस में एक से चार, मतलब चार बनते हैं, और क्रोमोसोम क्या रहते हैं, आधे, यानी कि सेल डिप्लॉइड से क्या रहता है, हैप्लॉइड। अब अगर वो प्रोफेज फर्स्ट करेगा तो आप समझ जाओगे म्यूसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अगर वो खाली प्रोफेज लिखा है इसका मतलब माइटोसिस की बात कर रहा है, अगर प्रोफेज सेकंड लिखा है इसका मतलब म्यूसिस सेकंड की बात कर रहा है, बस। और किसी बच्चों के पीछे कोई डाउट रहा बताओ, कुछ बच्चे का नाम पढ़ ही नहीं, डाउट क्या होंगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो डाउट तो होनी चाहिए, और आप लोग डाउट पूछा करो, ठीक है। ऐसे पूछ लिया करो, किसी दिन जब चैप्टर नया स्टार्ट हुआ करो उससे पहले सारा पूछ लिया करो, सही है।
और आप लोग बेटा साथ में क्वेश्चन भी लगाते रहो सब लोग, ठीक है, मेहनत से बहुत। पानी पीते रहो बहुत रखा हो जाएगी। अगर डिहाइड्रेट बॉडी होगी तो चक्कर में पड़ जाओगे, कहीं डॉक्टर के पास जाओ बोतल लगवा जाओगे। आपको पता है डॉक्टर बोतल लगाते हैं क्या होता है, ये तो होता है मेरा होगा बस सोल्यूशन ना होता है। और वो कितने रुपए लेते हैं? 500। और बोतल का कितना रुपए का आता है? तो सही कह रहे हो क्या? ऐसे आता होगा 20 रुपए का, 20-22 रुपए का। जो डॉक्टर होगा थोड़ा बहुत उसे पता होगा, नहीं पता है? ऐसे 20 रुपए का आता होगा, 20, 25, 30 रुपए मान लो। और ये इलेक्ट्रॉन कितने का है? ये 20 रुपए का है। तो आप लोग ऐसे पी लो, जब वैसे पी पैसे लगवा लो, बात तो वही है। अब पैसे लगवाओगे तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, लेटना पड़ेगा 1 घंटा, दूसरा छेद भी करवाना पड़ेगा उसमें। ऐसे क्या है, ऐसे पी लो, बात तो वही है। अभी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, बात है ना। हाँ, वैसे कब लगवाना चाहिए? जब आपको डाइजेशन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जैसे होता नहीं है जब आपको डायरिया बन जाती है, तब हम वैसे लगवाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है पानी को, और एब्जॉर्ब नहीं कर रही इसका मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको डायरेक्ट ब्लड में लगाना चाहिए। और अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इतनी समझदार आप लोग होना चाहिए बेटा। देखो, एक होता है नेचुरल बीमारी, उसको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी, मेरे लिए फीवर आएगा मुझे पता है, लेकिन एक होता है कि हम अपने आप से खराब कर लें तो दिक्कत है ना, अपनी खुद की प्रॉब्लम से। अब आपको पता है कि अगर मेरा इतना पसीना निकला है तो फिर तो पीना चाहिए। और इन चीजों को मत करो, बॉडी तुम्हारी एक मशीन है, कोई ऐसा ना बॉडी की तुम लोग समझते हो मैं हूं, मैं नहीं, ये मशीन है खाली, क्या है। तभी तो मैंने कहा था एक बार बेटा, ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन, ये एक मानो तुम्हारा बॉडी एक मशीन है, तुम कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। दूसरा क्या है, ये जो पूरा तुम्हारा मशीन है, इसका जितना काम ले सको इससे उतना काम ले लो। ये ब्रेन तुम्हारा इतना इंटेलिजेंट है ना, जितना आप इससे काम लोगे उतना आपको ये क्या जाएगा, आगे ले जाएगा, आपको अगले ले जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, काम करना ही नहीं चाहते। एक्चुअली बताऊं आपको, मैं कई बार बता रहा हूँ, हम 90% लोग दुनिया में वो होते हैं, उतना काम करते हैं जितना से उनका काम चल जाए। जैसे उन्हें लग रहा है कि यार आज गन्ना छीलना है, गन्ना छील रहा है, बात है ना। अब उन्हें मतलब नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। अरे सोच लो, अगर बैठ के अमेरिका में क्या हो रहा है तो कब चला जाएगा, होता है। तो 90% लोग उसी मतलब रखते हैं, लेकिन आप लोग उससे मतलब ना रखो, ऐसे मानो बॉडी इज अ मशीन, और डॉक्टर यही मानते हैं, बॉडी को मशीन मानते हैं। मशीन का मेन पार्ट क्या है, हार्ट है तुम्हारा, ब्रेन हो गया, ये सब पार्ट मेन है। चलो ये समझ गए आप लोग। ये अब किसी का भी डाउट होगा, नेक्स्ट जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आप लोग चाहे लिख लिया करो कि ये डाउट सबसे पूछने हैं, सही है, कॉपी के सामने। और जब भी मैं समझाऊंगा, इससे क्या होता है, देखो मैं बताऊं, पर्सनली बच्चों को बता सकता हूँ किसी को, लेकिन इससे सारे बच्चों को पता लग गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहे आता ना हो लेकिन पूछेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पूछ लिया तो वैल्यू कम होगी तो क्या तो दिक्कत हो जाएगी। अबे गधो, अभी हमारी क्या वैल्यू है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग डराया मत करो, पूछा करो डायरेक्ट, ठीक है, तो अभी तो प्रोग्रेस करोगे, वरना प्रोग्रेस कैसे करोगे। चलो अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हटा दो, ठीक है बेटा। हम लोग नया चैप्टर एक पढ़ेंगे जिसका नाम है, क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है बच्चों, न्यूरल कंट्रोल एंड। मैं आपको पहले वो चैप्टर पढ़ाने से पहले थोड़ा मैं आपको बेसिक समझा दूं, फिर आपको चैप्टर समझ में आएंगे। देखो, मैं सिंपली भाषा में अगर आपसे बोलूं, बेटा बोलो मत कोई भी, अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सुन लो ध्यान से। अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि हमारा बॉडी जो पूरा बना हुआ है, हमने पढ़ लिया कि हमारा ब्रीथिंग कैसे होता है, सांस कैसे ले रहे हैं, ठीक है, चलो सांस वाला सिस्टम कंप्लीट हो गया कि ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंच गई। हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट हो गया, हमें एटीपी मिल गए, चलो ठीक है। इसके बाद मेरा ब्लड सर्कुलेशन होना था, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुझे भेजना था, मैंने वो भी भेज दिया। क्या पढ़ लिया, ब्लड के बारे में, कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, ये तो पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो मेरे तरफ कम देख रहे हो, उधर ज़्यादा देख रहे हो। यहाँ देखो, सुनो सुनो, हम लोग घूमना फिरना होता है, तो हमने लोकोमोशन भी देख लिया कि बोन्स और मसल्स। इसके बाद बताओ क्या बचा, बताओ, ब्रेन बचा, मैं बताऊंगा, लेकिन और इसके अलावा क्या बचा,
देखो बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, लीवर किडनी के बारे में पढ़ लिया। आप लीवर के बारे में हमने क्यों नहीं पढ़ा, डाइजेशन है नहीं, लेकिन वैसे आप समझ लो पढ़ लिया। इसके बाद आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया। अब आपका जो मेन बचा, अब बोलो मत, मेन बचा कि आपका बॉडी फंक्शन कर रहा है लेकिन वो कंट्रोल कैसे हो रहा है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोलिंग सिस्टम। क्या कर रहे हैं स्टार्ट? अब हमारी बॉडी के सारा बॉडी फंक्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रोलिंग सिस्टम अभी हमने नहीं पढ़ा है कि हमारी बॉडी को कंट्रोल एक्चुअली में कर कौन रहा है। आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं हंस रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। अबे गधो, तुम्हारे अंदर हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? और तुम बार बार बातें सोच के हार्मोन सीक्रेशन करवा रहे हो अपने अंदर। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जब भी आपको गुस्सा आया करे तो आप लोग ये माना करो कि मुझे नहीं आ रहा है, मेरे अंदर कोई हार्मोन है वो सीक्रेट हो रहा है, वो जब सही हो जाएगा तो गुस्सा अपने चला जाएगा। ठीक है? और जब ज़्यादा प्यार भी आ जाएगा तब भी ध्यान रखा करो कि कोई हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है, मेरी गलती कुछ नहीं इसमें। ठीक है? अब तुम गलती नहीं मानोगे तो अब ऐसा मत करना कि रास्ते में हार्मोन सीक्रेशन करने लगो। तो ये भी मानना कि भाई मेरी भी गलती है। ठीक है? थोड़ी, लेकिन थोड़ी थोड़ी है। चलो अगले दिन बेटा। और अगर सोचो हमारा कंट्रोल सिस्टम ना होता तो हम एक टाइप से रोबोट होते। फिर तो भाई रोबोट में हम में क्या डिफरेंस है? तो है हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर नहीं है। हम हर चीज़ को समझ सकते हैं, वो नहीं समझ सकता, हालांकि काम हमसे ज़्यादा फास्ट करेगा। अगर हम कोई बॉडी डिजाइन करेंगे वो हमसे ज़्यादा बनाएगा अच्छी। आपने देखा है आजकल यही कहाँ पहुँच गई। तो अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा कंट्रोलिंग सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? कंट्रोलिंग सिस्टम। अब बोलो मत आपको। कंट्रोलिंग सिस्टम हमारा बॉडी कंट्रोल होता है दो टाइप से। कितने टाइप होता है? दो टाइप से। एक तो होता है बेटा जिसे हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल। क्या पढ़ेंगे? न्यूरल कंट्रोल। और एक होता है हार्मोनल कंट्रोल। क्या होता है? हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है? अब अगर हम न्यूरल कंट्रोल पढ़ रहे हैं तो उसको हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और जब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे उसको पूरे सिस्टम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा? तो मैं इसको जो बोलता हूं वो बोलता हूं नर्वस सिस्टम, और बच्चों इस वाले को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम लोग उसी बात बताओ मुझे, ये जो इसमें इन्वॉल्व होंगे क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। क्या होते हैं इन्वॉल्व? न्यूरॉन्स एक सेल होती है, हम उसकी बात करेंगे इस चैप्टर में, आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। न्यूरॉन्स। और इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं? हॉर्मोन्स। क्या होते हैं? यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हमारे हॉर्मोन्स और न्यूरॉन दोनों कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं, तो हमारा बॉडी क्या होता है? कंट्रोल। जैसे सपोज मानो कि आप लोगों ने कोई सांप देखा, अब कुछ भी देखा, लेकिन सांप मैं बता देता हूँ, डर जाते हैं वो लोग ना, मैं डरता हूँ इसलिए। आप लोगों ने सांप देखा, अब आपने देखा, हाँ चलिए छिपकली देखी। अब आपने देखा, सुनो आप सुन लो, अब ध्यान दो। अगर आपने छिपकली देखी तो आपने इमेज बनाई ना एक, और सिग्नल गया किस तरह? ब्रेन की तरफ। अब कुछ बच्चे हैं छिपकली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें, उनके पास भी आ रहा है कि तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ होंगे दूर से देख के डर जाएंगे। इसका मतलब आपका सीएनएस किस टाइप से वर्क कर रहा है, आपका आप किस टाइप की इमेज बना रहे हो अपने ब्रेन में, वो डिपेंड करेगा। अब आपको इसके देख के क्या हुआ? हार्ट बीट तेज हो गई मान लो, तो जो हार्ट बीट तेज हुई वो किसने की? हार्मोन्स ने। और आपके पास जो सिग्नल आया या गया, या आपने जो इमेज बनाई या उसके बारे में सोचा, वो किसने किया? नर्वस सिस्टम ने। तो क्या बताओ, दोनों सिस्टम ने मिलकर काम नहीं किया? इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं दोनों। तो हम अब देखो इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये वाला, और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ये वाला, इसीलिए मैं साथ साथ आपको थोड़ा समझा रहा हूँ पहले। ठीक है? दूसरा सुनो बेटा, जो नर्वस कंट्रोल न्यूरॉन्स वाला होता है, हाँ, वो बहुत फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट होता है। फास्ट का मतलब बहुत तेज होगा। जैसे मुझे ऐसे यहाँ मैंने टेस्ट किया, मुझे तुरंत पता लग गया। होता ही होता है, किसी ने टेस्ट किया, हाँ तुरंत पता लग जाता है, बहुत फास्ट होता है। और ये कैसा होता है? स्लो होता है। स्लो का मतलब पहले हार्मोन्स आएंगे, फिर वो एक्ट करेंगे, तो आपकी हार्ट बीट तेज होगी या कम होगी तो बात की बात है, और वो डिपेंड करेगा स्टिमुलाई कैसी है। तो समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब वो कैसे करता है? स्लो। लेकिन बेटा ये फास्ट तो करता है,
लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कैसा होता है? शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये क्यूब एक्शन करता है। अब अगर मान लिया आपको किसी ने छुआ सही है, तो वो गाना नहीं कौन सा है? अरे छूने से तेरे कौन सा है वो करंट लगता है, कौन सा लगता है? 480 वोल्ट क्या बोलते हैं उसे? 440, ठीक है। अरे है नहीं गाना, सुना होगा। हाँ तो मैं गाने सुन लेता हूँ लेकिन हमारे गाने को पहले फिर डाल देता हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं सुन लो, वो गाना क्या है कि लगे छूने से तेरे लगे 420 वोल्ट का करंट, 40, ठीक है, 440 वोल्ट का करंट। आप लोग सुनो, आप सुन लो, जो आपको 440 वोल्ट करंट लगा है तो फास्ट तो बहुत लगा है, वो नर्वस सिस्टम पे लगा है, वो टच किया है। लेकिन उसके बाद अगर आपके अंदर कुछ हुआ अब थोड़ा हंसी आने वाला है कि हार्मोन्स पड़ेंगे तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो करने का मतलब कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब आपको उसके बाद अगर मान लिया कि लड़के ने छुआ है तो क्या होगा? कुछ नहीं, आया शॉर्ट लिफ्ट के लिए चला गया, लड़के को लड़के ने छू लिया। अब जैसे 20 बार को किसी लड़की ने छू लिया तो क्या होगा? तो इसकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ये सपनों में पहुंच जाएगा, और जो सपनों में पहुंचा है हार्ट बीट तेज हुई है, वो किस द्वारा हुई है? अब आप लोग बताओ, अगर किसी ने छुआ उसका मतलब थोड़े टाइम के लिए आया चला गया, लेकिन बेटा जो हार्ट बीट तेज हुई है वो ऐसे नहीं कि एकदम हुई एकदम नीचे आ गई, हल्के 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 हल्के। तो इसका मतलब ये कैसा होता है? लॉन्ग टाइम के लिए होता है। कैसा होता है? दूसरा सुनो, ये समझ गए आप लोग? दूसरा क्या होता है? जो ये न्यूरॉन्स वाला होता है, सुनो, ये जो वर्क करता है सेल टू सेल लेवल पे करता है, यानी कि ऑर्गन लेवल पे करता है। किस पे करता है बेटा? या मैं बोल दे रहा हूँ सेलुलर लेवल पे, सेलुलर नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे, चलो सेलुलर बोल सकते हैं। और ये जो वर्क करवाता है वो करवाता है जेनेटिक लेवल पे। जेनेटिक का मतलब जीन लेवल पे। जैसे आप पे जो चेंजेस आते हैं वो जीन डीएनए से आते हैं, यानी मैसेंजर से वर्क जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब कोई रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है, तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, या प्यूबर्टी आती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो सब जेनेटिक लेवल के चेंजेस होते हैं। मतलब आपके अंदर जो होगा वो होगा ही। और ये कैसा होता है? सेलुलर लेवल का होता है, आपको खबर जाएगा उसके बाद वापस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होते हैं, और ये दोनों मिला के हमारा सिस्टम काम करता है, कंट्रोलिंग सिस्टम। तो हम लोग जो अभी चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे बेटा? न्यूरल कंट्रोल, यानी कि नर्वस सिस्टम, जो मैं आज स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग ये लिखोगे, लिख लो। बेटा रुक जाओ, एक मिनट रुको। और एकटा करो, देख रहे हैं? ठीक है, अबे मैं दिखेगा नहीं क्या तो? ठीक, ये पेन किसके हुई इतने लोग? पेन पकड़ो ना। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें 1.5 घंटा बैठ नहीं मिलता है, आगे भागे फिरते हो। यहाँ अगर आप लोग लिख रहे हैं तो सेलुलर लिखो, तो ऐसे लिख रहे हैं टिश्यू लेवल,
या फिर ऑर्गन लेवल, ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। तभी तो हार्मोन्स को हम लोग पता क्या बोलते हैं, मैसेंजर, क्या बोलते हैं, क्योंकि ये मैसेज बढ़ाते हैं जेनेटिक लेवल तक कि आपके अंदर क्या चेंज आने हैं। देख लिया, देख लिया, ठीक है, अगले बढ़े। तो हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सही है। तो चैप्टर का नाम जो तुम्हारा है वो है बेटा, आराम से करेंगे बिल्कुल, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप लोग बताओ बच्चों, मैंने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बताया आपको कि हम लोग यहाँ न्यूरॉन्स के द्वारा कैसे कंट्रोल होता है हमारा बॉडी, नर्वस सिस्टम क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, कैसे हमारी नर्व सिग्नल को भेजती हैं, कैसे लेके आती हैं, कैसे हमें सेंसेस रिसीव होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हल्के हल्के करते हैं अभी। तो आप लोग पता होना चाहिए, इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। मैंने आप लोग हमेशा बताया है कि लेवल ऑफ ब्रेन का आईक्यू लेवल कैसे चेक करते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ब्रेन के सबके पास एक जैसा होता है, वो सब भी हम बात करेंगे जब ब्रेन पढ़ेंगे तो उस बारे में बात करेंगे। दूसरा, एक बात मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, जब हम लोगों ने दोनों तो साथ में पढ़ के, जैसे आपने एक नाम सुना होगा कि चिंता चिता के समान होती है, सुना है आपने, सुना डायलॉग, सुना है, डायलॉग लिखे होते हैं, चिंता चिता के समान होती है। आपको पता होगा आपका जो ब्रेन वाला पार्ट होता है, यह हमारा नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट वाला फंक्शन कर रहा है, अगर आपके ब्रेन में कोई टेंशन है तो क्या बताओ हार्मोनल सिस्टम ठीक रहेगा क्या? नहीं। और आपको पता है जितने भी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आप लोग ग्रोथ करते हो, आपका देखो आपको पता होगा हमारा सबसे मेन जो ऑर्गन होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिग्नल किसे देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। आपको बताओ पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी हमारी बकाया सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, ये तो है। अब बेटा आप लोग बताओ, अगर आपके हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम हो जाए, ये आपको मानने की टेंशन है बहुत तगड़ी वाली, तो क्या आपका एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करेगा प्रॉपर? नहीं करेगा। और यही कारण होता है कि बहुत लोग टेंशन में, तभी तो मैं कहता हूँ कि टेंशन में आधी बीमारियां बढ़ जाती हैं लोगों को। वो इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनको हार्मोन प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, हार्मोन सीक्रेशन नहीं होगा। और हार्मोन का इतना बड़ा इफेक्ट है आपकी बॉडी में कि अगर सोचो एक भी हार्मोन अगर सीक्रेशन ना हुआ, मैं अभी पढ़ाऊंगा हार्मोन्स के बारे में आपको, तो आपकी बॉडी में कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे सोचो अगर मान लिया कोई मदर है, वो प्रेग्नेंट है, और उसके अंदर मान लो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो रही है। किसकी हो रही है? थायरोक्सिन की। बेटा माँ पे भी इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा, उसके बच्चे का भी ना तो मेंटल ग्रोथ हो पाएगा, लो आईक्यू लेवल होगा उस बच्चे का, बच्चा पागल भी हो सकता है, और बच्चे का स्टंटेड, मतलब बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। अब आप लोग सोचो इतना बड़ा हार्मोन का कोई भी इफेक्ट होता है, आपको क्या लग रहा है? आपके अंदर अगर आप पैदा हुए उसके बाद आप 12-13 साल के बाद आपके अंदर प्यूबर्टी आई, वो क्या प्यूबर्टी आपको क्या लग रहा है कि मैं 13 साल का हो गया तो मैं डिसीजन लेने लगा, मेरे अंदर डिसीजन लेने का मतलब आपके अंदर हार्मोन सीक्रेशन होने लगा। आपके अंदर प्यूबर्टी का मतलब कि आपकी दाढ़ी मूछें आ गई, सब आ गया, तो इसका मतलब आपके अंदर हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है। आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगा, इसका मतलब आपके अंदर हार्मोन सीक्रेशन होने लगा है। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि आपका पूरी बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं एक भी टाइप के, वो कौन लेके आता है? हार्मोन्स। अब आप लोग बताओ,
अगर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम इंक्लूड है साथ साथ, मतलब साथ साथ वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, तो आपको इसका मतलब एंडोक्राइन सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ऐसा भी आपने बहुत केस में देखा होगा कि जो लोग खुश नहीं रह पाते, जैसे होता है कुछ लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन टेंशन रहेगी, तो बेटा वो प्रॉपर अपना मेंटली मतलब बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, वो बहुत काम ऐसे गलत कर देते हैं जो सही होने वाले थे। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि पहले तो आप लोग देखो, दुनिया जाए बाहर में कुछ भी हो, पहले तो आप लोग ये सोचा करो कि मैं कैसे खुश रहूँगा, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो तुम्हारा ब्रेन प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पाएगा, और जब ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो आपके अंदर जो बॉडी चेंजेस आने वाले थे वो कैसे आ पाएंगे। या आप लोग सोचते हो कि यार ये चेंजेस मेरे अंदर नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, मेरी ग्रोथ को नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आप लोग हजारों चीज़ें तो ब्रेन से गड़बड़ कर रहे हो पहले। और हम लोग जो बोलते हैं कि योगा करना, एक्सरसाइज करना, उसका मतलब क्या होता है? ये तो होता है अपने ब्रेन को एक उस स्टेज में लेके आना जहां आप चीज़ों को समझ सकें। अगर जब तक हम यही नहीं समझेंगे तो हमारा पूरा सिस्टम वर्क कैसे करेगा। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग सिस्टम, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम अपनी बॉडी कंट्रोल कैसे करते हैं। अब आप लोग ये समझा करो कि अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप लोग मान के चलो कि गुस्सा मुझे नहीं आ रहा है, मेरे अंदर हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है, तब वो मुझे गुस्सा आ रहा है। हम लोग होता है गुस्सा में बहुत गलत काम, बड़े बड़े काम कर देते हैं कि यार गुस्सा आ गया, ये सब वो सब सुसाइड कर लेते हैं लोग। ये तो बहुत, मैं जो बड़ी बात बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, सुसाइड करना गुस्से में तो होता है। और अगर आदमी ये सोच ले कि ये गुस्सा मुझे नहीं आया, ये मेरे हार्मोन जैसा है, मैं किसी टाइप से उस नर्व को खाली पकड़ लूँ जिससे कंट्रोल हो जाए, बात खत्म। ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो आपके फादर आपसे कुछ कहते हैं, मम्मी कुछ कहती हैं, और आपको उस टाइम पे इतना गुस्सा आ जाता है कि आप कुछ गलत बोल देते हो, और बाद में आपको पछतावा होता है यार मैंने गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। और अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और अगर आप लोग इतना नहीं समझ पाओगे तो आप लोग लाइफ में बहुत सारे काम बेकार कर दोगे, ध्यान रखना। क्योंकि आप लोग जब आपने वो कंडीशन देखी होगी, जैसे सपोज मानो आपके पास अचानक से फोन आया, किसी की डेथ हो गई, मान लो बहुत खास है आदमी, मैं डेथ का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत शॉकिंग वाला चीज होता है। हाँ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो प्रॉपर बाइक चला लेते होंगे ना, बाइक नहीं चला मिलेगी, इतना बॉडी चेंज काम नहीं करना बंद कर देता है अगर कोई बहुत तेज शॉक लगाए तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर जो मेन हमारा काम होता है कि हमें अपनी नर्व को, हमारे ब्रेन को कैसे कंट्रोल रखना है, वरना आप कैसे कर पाओगे फोकस अपने काम पे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सोचते ही गलत, तो कुछ हमेशा ही गलत सोचते हो, आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे, 100%, 100% बता रहा हूँ। दूसरी बात, आप लोग एक एग्जाम्पल किसी का भी ले सकते हो, जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लो। अगर मैं क्लास में आता हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी लाइफ में टेंशन नहीं होंगी? बहुत सारी होंगी, क्योंकि मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं कितनी टेंशन होती है भाई, 1000 टेंशन होती है। आप घर पे रह रहे हो तो आपको टेंशन होती है, मैं तो बाहर रह के काम कर रहा हूँ। लेकिन कभी आपने देखा कि मुझे यहाँ की कोई प्रॉब्लम लगी आपको? नहीं। अगर मेरे ब्रेन में टेंशन होगी तो मैं पढ़ाई नहीं पाऊंगा, और मैं प्रॉपर जो वर्क कर रहा हूँ उस पर मैं बार बार हटूंगा कि यार मैं कैसे, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है बच्चों को। तो आपको इतना अकल होना चाहिए कि हमें कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। मुझे पता होता है कि टेंशन अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, चलो वो बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि गुस्सा अगर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो मेरे हार्मोन है, मैं कैसे करके उन्हें सप्रेस करूँ। और सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड होते हैं भाई। आपको अगर घर में कोई लड़ाई हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप घर से बाहर निकल लो थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर वापस आ जाओ, सही होगा एकदम सब कुछ। तो मेन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग सिस्टम, आपको पता होनी चाहिए कि हमारे बॉडी को कंट्रोल कैसे करना है। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें क्या पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग नर्व के बारे में पढ़ेंगे, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको खाली अभी, क्योंकि अब तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, पूरे मतलब प्रॉपर तो हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर हम देखें नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, वो कौन होता है बेटा? न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। तो सबसे पहले एक सेल होती है, आपको पता होगा लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की। कौन सेल होती है? लॉन्गेस्ट सेल होती है। और अगर ये लॉन्गेस्ट सेल है तो हम लोग इसका डायग्राम देख लें कैसा होता है, ठीक है, न्यूरॉन का। तो ये समझ लें पहले, ठीक है। तो आ जाओ, अगर हम स्ट्रक्चर इसका देखें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो देखो सबसे पहले आपको पता होगा न्यूरॉन कितने पार्ट होते हैं? 3। एक होता है डेंड्राइट्स, एक होता है साइटोन, एक होता है एक्सॉन। तो देखो
आपने देखा है न्यूरॉन देखा है आपने? किसने देखा है? ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। अब सोचो हमारे सेल के टाइप कितने होते हैं। देखो हमने प्लांट सेल बनाया अलग टाइप से, एनिमल अलग टाइप से, न्यूरॉन सेल बनाना है अलग टाइप से। ये भी एक टाइप का सेल है, खाली कुछ नहीं है। और ये कुछ ऐसा होता है नीचे से, ये एक सेल है बेटा, और ये एक सेल का नाम है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। आप लोग आराम देख सकते हो। और देखो एक बात और ध्यान रखो, इस चैप्टर को हम लोग बहुत हल्के में लेना, वरना आप लोग ये कहने लगोगे कि पता नहीं क्या चल रहा है। इसीलिए मैं बहुत आराम समझा रहा हूँ, वो सारी चीजें से क्लियर हो जाए हमको। ये क्या है? एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये एक सेल है बस खाली, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन में सबसे पहले जो ये है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? डेंड्राइट्स। ये बोलते हैं डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। इसके बाद ये जो बीच वाला एरिया होता है, इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? ये इसको दूसरे नाम से बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। और ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस। आपको पता है सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद ये बताओ, इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा होता है, इसे बोलते हैं नीसेल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। दूसरा, ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ध्यान रखना सारे नाम। इसको क्या बोलेंगे बेटा? यहां से यहां तक को एक्सॉन। अब आप उसके बाद सुनो, पहला हो गया डेंड्राइट्स, दूसरा हो गया साइटोन, और तीसरा हो गया, यहां तक क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अब इसके अंदर जो भरा होता है लिक्विड, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? और बेटा इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं? दूसरा अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ पे जो ये है ऐसे से, ये मैंने बनाया, इसे बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? इसका भी काम बताऊंगा आपको भी। और जो ये देखो, ये जो सेल है अंदर, ये इसको बोलते हैं स्वान सेल, ठीक है, सही है। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो खाली जगह है माइलिन शीथ के बीच में मैंने गैप छोड़ा है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं बच्चों? ये खाली जगह है, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो नीचे वाला एरिया है, इसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और ये जो ये होती है, इन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक नोड। आप लोगों को बहुत सारे नाम अब नए आ गए हैं। और इसके अंदर भरा होता है, उसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जो मैंने बात की थी अभी न्यूरोट्रांसमीटर की, हम पढ़ रहे थे क्या, मसल कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ रहे थे। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? इसके अंदर भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये तो हो गए आपके बेटा एक न्यूरॉन के पार्ट। जो हमारा एक न्यूरॉन सेल है उसके ये सब पार्ट होते हैं। और अगर आप लोग समझ सकते हो कि न्यूरॉन से ही मिलके हमारा पूरा ब्रेन बना है, स्पाइनल कॉर्ड बना है, सेंसरी नर्व बनी है, मोटर नर्व बनी है, वो सब आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा न्यूरॉन्स कैसा होता है, एक सेल नर्वस सिस्टम की कैसी होती है। तो आप लोग ऐसा करो, इस डायग्राम को बना के एक बार ये नाम लिखो, जिससे आपको याद हो जाए। करती है कुछ टाइम तक, क्या करूं? अबे अभी तो नहीं होगा।
सही है? ऊंचा सही है, ऊंचा ऊंचा करना है। चैप्टर में ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, बहुत कुछ डिलीट कर दिया इससे। इस चैप्टर में आपका आइस काट दिया, कान काट दिए, आपके नहीं किताब से काट दिए, रिफ्लेक्शन काट दिया। लेकिन मैं 10 मिनट आपको रिफ्लेक्शन में समझाऊंगा, आंखों के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद कान के बारे में भी समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। क्योंकि जब हम कहीं मामा घर जाते हैं, नानी घर, तो आप लोग जाते हो तो आपसे वो ऐसे फालतू क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना, यही कान के बारे में पूछने लगेंगे। तो अगर आपको नॉलेज नहीं तो कैसे कर पाओगे भाई? और अगर आप नहीं बता पाए, वही चीज़ काट दी, और नहीं बता पाए तो पता क्या होगा, फिर बोलेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाए। एक बार एक मुझसे बोले, माँ से मान लो बड़े थे बोले, तो बोले ये बताओ यार मास्टर साहब, हमने सुना है कि रात में मूली नहीं खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए? तो मैंने कैसा काम लिखा हुआ है? अब मैंने आज तक पढ़ाई नहीं की रात में मूली नहीं खानी चाहिए, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। तो मैंने कहा ये तो अजीब बात है बहुत, इसका क्या टॉपिक सेंस बनता है? बोले नहीं बताओ हमें। तो मैंने कहा इसका मैं नहीं बता पाऊंगी, कुछ बताओ तो तुम पूछ लो। ऐसे बहुत सारे उनके पास चीज़ें होती हैं ना जिसका कोई सेंस ही नहीं होता। हालांकि मैं लगभग चीज़ों को बायोलॉजी की तरफ समझा देता हूँ, लगभग चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को। जैसे मेरे कई बार टॉपिक आ रहता है उसको लेके, धरती को लेके कैसे बने, क्या हुआ, या फिर किसने बनाया, या फिर यही अल्लाह गॉड भगवान, सही है। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोग बात करनी होती तो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, लेकिन आप लोग हमेशा पक्ष इस तरह का करो बायोलॉजी का, ठीक है।
लेकिन घर वालों के सामने मत रखने कभी, वरना बेटा वो डांट पड़ेगी ना तुम्हारी, भूल जाओगे तो पता नहीं। रजिस्टर क्या है बेटा? बना लिए? और आपको पता है टेस्ट में क्या आ रहा है? सबको पता है? कॉकरोच और अच्छा फ्रॉग और सेल। और दूसरा मैंने आपको उसका था क्या, कॉकरोच आ रहा है, फ्रॉग आ रहा है, ठीक है, दो चीज आ रही हैं। और साथ में आप लोग इतना काम कर लेना, थोड़ा टिश्यू के बारे में पढ़ लेना, सही है, क्योंकि उससे मुझे पता है क्वेश्चन वो जरूर रखेगा, डिलीट कितना भी हो गया लेकिन वो जरूर 5-6 क्वेश्चन रखेगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। इसलिए पहले ही कहता रहा हूँ कि आप लोग जो हो रहे हैं कनेक्टेड टिश्यू हो गया, आर्टिफिशियल टिश्यू हो गया, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ लेना उसका, जिससे क्वेश्चन आए तो आप लोग नॉर्मल क्वेश्चन गलत तो ना करो, अगर कोई हाई लेवल का गलत कर देना कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कॉकरोच और फ्रॉग, मेन क्या है डिफरेंस, मैं पहले कर चुका हूँ, जब भी नीट में क्वेश्चन आता है डिफरेंस से आता है, कॉकरोच मेल और फीमेल और फ्रॉग भी मेल और फीमेल। तो आप लोगों को बहुत चीज तैयार करना है, मेल और फीमेल कॉकरोच के बारे में और मेल और फीमेल फ्रॉग के बारे में, क्या डिफरेंस होते हैं। इसके बाद कौन सा आ रहा है? सेल आ रहा है। तो सेल में आपको जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। हाँ, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और कंप्लीट हो गया, आपको तैयारी करके आना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। टेस्ट सैटरडे को परसों होगा, तरसों नहीं होगा, ठीक है, परसों होगा, तरसों वैसे संडे। बेटा ये बताओ, आप लोग न्यूरॉन के बारे में समझ गए? अब बोलो मत। यही न्यूरॉन तो होते हैं जो आपकी बॉडी में सिग्नल को ले जाने का और लाने का काम करते हैं, ठीक है भाई। आपके अंदर कोई भी इंपल्स अगर ट्रांसमिशन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, तो कौन लेके आ रहा है? न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन नहीं होंगे तो हमारा इंपल्स ट्रांसमिशन नहीं होगा। अब ये आपको दिख क्यों नहीं रहे? आपने कभी कोई सेल देखा है क्या बाहर से? नहीं देखा है भाई। नर्व कुछ वैसे अगर आप क्या सोच रहे हो असल आर्टरी वेन्स दिख रही है, गधो आर्टरी वेन कोई सेल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाथ तो दिख रहा है, हार्ट तो दिख रहा है, ये सेल सुनना है, तो ऐसे ही हमें न्यूरॉन भी नहीं दिखते हैं। इसका पूरा जाल होता है हमारी बॉडी में। क्या होता है? जाल। जैसे मैं आपको एक डायग्राम में दिखाऊंगा, क्रोम से शायद अभी खुल जाएगा, ठीक है, कहाँ गया? ऐसे ही जाल होता है बेटा, देखो यहाँ पे देखो, ये है जाल जैसा तुम्हारा पूरा बॉडी में, ये है, इसमें थोड़ा जाल कम बना हुआ है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात होती है, देख लेते हैं। देखो ये वाला देखो इसमें बेटा एक तुम्हारा पूरा बॉडी पार्ट है और एक नर्व के बारे में लिखा है यहाँ पे, कौन सी नर्व कौन सा क्या सिग्नल लेके जाती है, सही है। जैसे एक बार सोचो आप लोग, जैसे जीव है, आपका टेस्ट लेते हो तो टेस्ट के लिए नर्व होगी। आपकी आईज है, आंखें देखने का काम करते हो, बेचती का काम करते हो, उसका अलग नर्व होगा। बहुत सारी हमारी बॉडी में क्या होती है? नर्व। और उनका क्या होता है? जाल होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी नर्व है। इसमें कुछ होती है तुम्हारी क्रेनियल नर्व, कुछ होती है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व होती है जो ब्रेन तक जाती है, ब्रेन से आती हैं, और
कुछ होती हैं स्पाइन नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड तक आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं। तो ऐसे आपकी पूरी बॉडी में जाल बना हुआ होता है नर्व का। अब ये सारे नर्व के नाम लिखे हुए हैं बेटा, देखो समझ गए? ये हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और ये नर्व किससे बन गया? न्यूरॉन से, जो मैंने अभी एक आपको डायग्राम बना के दिखाया था। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है। क्या है? सेल है। ऐसे हम लोग किसी का भी डायग्राम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर अभी हम बात करें, अभी हमने इससे पहले किसका पढ़ा था? ये जो कितने अच्छे आ रहे हैं चार्ट, ये वाला। चलो आगे ज्यादा डीपली मत जाओ, हम लोग आगे थोड़ा। चलो कल पढ़ते हैं इसको और देखते हैं, कल डिटेल में देखेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में, ठीक है?